गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। इस बीच में मैंने कमेंट्स भी पढ़े अलग अलग चैनल पे जो आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है उन कमेंट्स को पढ़ के और एक इंस्पिरेशन आती है कि मैं और मेहनत करता जाऊँ और इस चैनल पे वीडियोस डालता जाऊँ। और आप ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए इन वीडियोज़ को, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले। आज का जो ये सेशन है ये है असर्शन रीज़न पे बेस्ड। रे ऑप्टिक्स चैप्टर है, उसके असर्शन रीज़न। ये बेसिकली अच्छा रहेगा क्लास 10th के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी अभी हाफ ईयरली आने वाली है। तो अगर वो इसके थ्रू रिवाइज करेंगे तो उनको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है एज लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो सोर्स पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे, जैसा सोर्स वैसी फ्रीक्वेंसी। तो फिर जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तो उस चीज को कहते क्या है? उस चीज को कहते हैं रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में होता क्या है? रिफ्रैक्शन में लाइट की स्पीड चेंज होती है। स्पीड में चेंज आने की वजह से उसकी वेवलेंथ चेंज होती है और इन सब की वजह से उसका पाथ चेंज होता है। पाथ चेंज होगा, मुड़ेगी, डेविएट होगी स्पीड चेंज होने की वजह से। बेसिक रीजन है स्पीड में चेंज होना। तो क्या चेंज नहीं होता? फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता। फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता मतलब उसका कलर भी चेंज नहीं होता। तो बड़ा ध्यान से आपको करना है, चाहे रिफ्रैक्शन हो चाहे रिफ्लेक्शन हो, दोनों ही केस में फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी तो कलर चेंज नहीं होगा। रिफ्रैक्शन में स्पीड चेंज होगी, उससे लैम्डा और पाथ चेंज होगा। तो यहाँ पर इसका जो रीजन दे रखा है कि एज लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। बिल्कुल सही बात लिखी है, मतलब असर्शन सही है। रीजन को देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। बिल्कुल सही बात लिखी है। असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज टेम्परेचर ऑफ मीडियम चेंजेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहीं ना कहीं डिपेंड करती है डेंसिटी पे, और अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेसिंग है वो चेंज होगी और उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आएगा। जरूरी नहीं है कि मीडियम चेंज हो तो ही रिफ्रैक्शन हो। एक एग्जांपल, जैसे हमने देखा है गर्मी के दिनों में हम बाहर निकल रहे हैं तो कहीं पानी जैसा ऐसा कुछ दिखता है रोड पे, जब ढलान हो, कहीं पे बहुत गर्म हो रहा हो, उसको मिरेज बोलते हैं। तो वो जो केस होता है वो एयर में ही तो हो रहा है। कहाँ मीडियम चेंज हुआ? लेकिन टेम्परेचर चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि जो रोड है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। गर्मी के दिनों में ये जो रोड साइड है ये बहुत गर्म है और इसके आसपास की एयर बहुत गर्म है, तो इसके मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी थोड़ी कम है, थोड़े रेयर है, और ऊपर होते होते थोड़ी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो मतलब यहाँ पर एयर होते हुए भी सब तरफ एयर है, लेकिन ऐसा फील होगा जैसे मीडियम क्या हो गया? चेंज हो गया। यहाँ का मीडियम थोड़ा सा अलग है, यहाँ का मीडियम थोड़ा सा अलग है, ऐसा फील होगा। मीडियम सेम है, एयर है, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज होने से डेंसिटी चेंज हो गई, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो बिल्कुल सही बात लिखी है कि एज टेम्परेचर ऑफ मीडियम चेंजेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंजेस। अब इसका रीजन देखते हैं क्या दिया हुआ है। व्हेन अ रे ट्रेवल्स फ्रॉम वैक्यूम टू अ मीडियम म्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ बता दिया, डेंसिटी से रिलेटेड कुछ बात बोली नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है, मतलब असर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ पे डेंसिटी से रिलेटेड अगर कुछ बात बोली जाती तो वो सही होता। इसको भी समझ लेते हैं कि रे ट्रेवल फ्रॉम वैक्यूम टू अ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जब किसी मीडियम में कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो व्हेन अ रे ट्रेवल फ्रॉम वैक्यूम टू मीडियम म्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे किसी स्पेशल, ये कोई मीडियम है, इसमें कोई भी रे ट्रेवल करके जा रही है वैक्यूम से, तो वैक्यूम में तो उसकी स्पीड क्या रहेगी? सेम रहेगी। जो भी स्पीड में चेंज आएगा वो इस मीडियम की वजह से आएगा, और ऑलरेडी किसी मीडियम से तो वो आ नहीं रही है। किससे आ रही है? वैक्यूम से आ रही है। तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी किसकी काउंट करोगे आप? मीडियम की ही काउंट करोगे, इसलिए यहां पे बोला गया एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम तो कितना होता है? 1। किसी में भी 1 का डिवाइड लगाओगे तो क्या आएगा? 1। जैसे मैं थोड़ा सा आपको और समझाऊं कि यहाँ पे ग्लास है और यहाँ पे वाटर है। वाटर से अगर ग्लास में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दोनों ही काम में लेनी पड़ेगी आपको। उस केस में एब्सोल्यूट काम में नहीं ले सकते। उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपको करना पड़ेगा। उसको आपको लिखना पड़ेगा म्यू जी डब्ल्यू। यहाँ पे आप सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम लिख सकते हो।
और ये कितना होता है 1, तो सीधा आपने क्या लिख दिया म्यू एम ही तो लिखा, और म्यू हमको क्या बोल दिया यहाँ पे, म्यू बोल दिया सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रेड लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन ग्रीन लाइट। एकदम गलत बात है, यहाँ पे आपको कुछ मीडियम वगैरह कुछ तो बोला ही नहीं है, मतलब ये वैक्यूम की बात की जा रही है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि रेड लाइट फास्ट ट्रेवल करती है ग्रीन लाइट से, ऐसा थोड़ी होता है। जितनी भी लाइट्स हैं, जितने भी कलर की लाइट है, वो सब एक ही स्पीड से ट्रेवल करती है वैक्यूम में, और वो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको बोलते हैं सी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या कभी आपने कहीं ऐसा पढ़ा है स्पीड ऑफ रेड लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ ग्रीन लाइट इन वैक्यूम? नहीं, कॉमनली स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इतनी होती है, मतलब वैक्यूम में सब सेम स्पीड से चलती है। तो पहला ही गलत हो गया। देखते हैं सेकंड में क्या दिया, रीजन क्या दिया है, द स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन वैक्यूम रिगार्डलेस ऑफ इट्स कलर। ये बिल्कुल सही है, मतलब रीजन सही है लेकिन एसर्शन गलत हो गया। एसर्शन गलत है, रीजन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है रेड लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन ग्लास देन ग्रीन लाइट। यहां पे अब वैक्यूम की बात नहीं की, यहां पे अब हम बात कर रहे हैं किसी मीडियम की। ग्लास इज अ मीडियम। मीडियम में कभी आपने पढ़ा नहीं होगा कि मीडियम में सब लाइट की स्पीड सेम होती है, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि वो कलर कौन सा है। कलर से ऐसा क्या हो जाता है, कलर से डिपेंड होता है उसका वेवलेंथ वाला पार्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला पार्ट। देखो क्या होता है, कोई भी रिफ्रैक्टिव मीडियम है, रिफ्रैक्टिव मीडियम एक ऐसा मीडियम जो किसी भी रे को रिफ्रैक्ट कर सकता है, मोड़ सकता है। उसके पास एक क्वालिटी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस वजह से वो ऐसा कर पाता है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा उसको रे को मोड़ने की पावर। एक चीज़ देखी जाती है प्रैक्टिकली कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी कि जो म्यू है, हर कलर के लिए सेम नहीं होता, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होता है। और ये देखा गया कि रेड लाइट सबसे कम मोड़ पाती है इससे, और वोयलेट को ये सबसे ज़्यादा मोड़ देता है। जो विबग्योर होता है, ये होता है विबग्योर। ऐसे आप जाओगे तो यहाँ पे लैम्डा इंक्रीज होगी, मतलब लैम्डा ऑफ रेड कलर ग्रेटर देन होगी लैम्डा ऑफ वोयलेट कलर। तो ये देखा गया कि वोयलेट कलर सबसे ज़्यादा मुड़ता है और रेड कलर सबसे कम मुड़ता है। उसका रिलेशन जोड़ा गया लैम्डा से, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर कम होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वोयलेट कलर। जिस कलर के लिए लैम्डा ज़्यादा, उस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, वो कलर उतना ही कम मुड़ेगा। इसीलिए वोयलेट कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होता है और रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है। यहाँ क्या बोला, रेड लाइट ट्रेवल फास्टर इन ग्लास देन ग्रीन लाइट। हम थोड़ा सा टॉपिक से अलग चले गए थे, हम स्पीड के बारे में बात करनी चाहिए। स्पीड के बारे में अगर हम बात करें, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, किसी भी मीडियम में स्पीड इन मीडियम इक्वल्स टू स्पीड इन वैक्यूम अपॉन म्यू। ये चीज़ होती है। ये म्यू क्या है, किसी मीडियम का। वैक्यूम में तो सबकी स्पीड सेम होती है, अभी हम समझ चुके हैं उसको। मीडियम में अलग अलग होती है। तो स्पीड ऑफ रेड कलर इन एनी मीडियम इक्वल्स टू स्पीड इन वैक्यूम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फॉर रेड कलर। मतलब अगर मैं स्पीड ऑफ रेड कलर की बात करूं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये तो सी होता है अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर, ये आ गया वी आर। ऐसे ही स्पीड ऑफ, जैसे यहाँ ग्रीन कलर की बात करिए, ये आपको पता है ये लैम्डा ऑफ ग्रीन कलर कम ही होगा लैम्डा ऑफ रेड कलर से, और इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्रीन से। इसको यहाँ फिट करेंगे अभी हम। तो वेलोसिटी ऑफ ग्रीन कलर इन एनी मीडियम इक्वल्स टू इट्स वेलोसिटी इन वैक्यूम, जो कि होगा सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्रीन कलर। हमें पता है कि ग्रीन कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में ज़्यादा का डिवाइड लगाओगे, ये वैल्यू तो दोनों के लिए फिक्स है ना, ये वैल्यू तो दोनों के लिए फिक्स है। जैसे चलो फिर भी मैं कर लेता हूँ, ये मान लो इक्वेशन 1, ये मान लो इक्वेशन 2, मैं डिवाइड करता हूँ। RHS को RHS से, LHS को LHS से डिवाइड किया, ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू आर। आपको पता है म्यू जी ज़्यादा होगा म्यू आर से, मतलब ये रिजल्ट मोर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा ना। तो ये देखो क्या हो जाएगा, वी आर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, वी जी हो जाएगा। और यही बोला हुआ है ना, रेड लाइट ट्रेवल फास्टर इन ग्लास देन ग्रीन लाइट, एकदम सही है। मतलब एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये जो रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग पासिंग थ्रू अ प्रिज्म वोयलेट कलर डेविएट्स द मोस्ट एंड रेड कलर डेविएट्स द लीस्ट। इसको हम डायग्राम बना के देखते हैं।
यहाँ पे अगर कोई प्रिज्म है उसमें वाइट लाइट अगर जा रही है, ये वाइट लाइट गई तो यहाँ पे ये डेविएट होती है। वॉयलेट वाला यानी कि ब्लू वाला सबसे ज़्यादा डेविएट होगा, जबकि रेड वाला सबसे कम डेविएट होगा। ये हुआ रेड कलर वाला, ये कम डेविएट हुआ। यही बोला हुआ है ड्यूरिंग पासिंग थ्रू अ प्रिज्म वॉयलेट कलर डेविएट्स द मोस्ट एंड रेड कलर डेविएट्स द लीस्ट। एकदम सही बात है, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब करेक्ट है असर्शन। लेकिन रीजन क्या दिया हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट फॉर रेड लाइट एंड लोएस्ट फॉर वायलेट लाइट। अभी तो हम पढ़ के आए हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू रेड कलर के लिए कम होता है और वायलेट के लिए ज़्यादा होता है, यही तो पढ़ के आए हैं। इस वजह से ही तो रेड कलर सबसे कम डेविएट हो रहा है, लेकिन यहाँ तो उल्टा दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट फॉर रेड। अगर इस रीजन में दिया होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट फॉर वायलेट कलर, तो ये रीजन सही होता और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता। लेकिन यहाँ तो रीजन ही क्या हो गया? गलत हो गया। एसर्शन सही है, रीजन गलत है। और क्यों गलत है? क्योंकि ये रिलेशनशिप सही होता है, ये रिलेशनशिप रॉन्ग होता है जो इसमें दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स गिव्स टिंडल इफेक्ट। आपने कभी कमरे में देखा होगा, जैसे आपने लाइट वगैरह सब बंद कर दी, कहीं बारीक सी जगह में से रोशनी आ रही है। सर्दी के दिनों में अक्सर देखा होगा, जब हम रजाई वगैरह यूज़ करते हैं, रजाई को अगर झटकार दिया तो उसमें से बहुत सारे पार्टिकल्स निकलते हैं, रोशनी टकराती है और अजीब सा कुछ वो दिखता है, उसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और वो टिंडल इफेक्ट जो होगा तब ज़्यादा होगा जब रोशनी तेज हो या पार्टिकल्स ज़्यादा हो। जब ज़्यादा बार बार झटकारोगे तब वो टिंडल इफेक्ट होगा। मतलब जितने ज़्यादा पार्टिकल, जितनी बारीक स्पॉट वाली लाइट आती हुई होगी, और वो पार्टिकल जब लाइट पार्टिकल से टकराएगी उसको कहेंगे टिंडल इफेक्ट। सबने देखा हुआ है वो। वही चीज़ के बारे में बात करिए। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, उन्हीं के नाम पे इसको रख दिया। ब्राउनियन मोशन आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, वैसी कोई चीज़। अब यहाँ क्या दिया हुआ है? द कलर ऑफ स्कैटरिंग लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो स्कैटरिंग होगी, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कैटरिंग। मतलब होता क्या है? लाइट आएगी, किसी पार्टिकल पर टकराएगी और वो स्कैटर्ड होगी, और स्कैटर्ड होके कौन सा कलर निकलेगा वो डिपेंड करेगा कि उस पार्टिकल की साइज क्या है एज कंपेयर टू वेवलेंथ जो आ रही है। अब पार्टिकल की साइज तो बदल सकती है। जैसे अगर हम बात करें हमारे एटमॉस्फेयर की, तो अर्थ के पास जो एयर है वहाँ पे भारी पार्टिकल होते हैं, थोड़े से हैवियर, तो बड़े होते हैं एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। जबकि आप ऊपर जाओगे, थोड़ा और ऊपर जाओगे, तो वहाँ पे पार्टिकल्स थोड़े हल्के होंगे। और यही रीज़न है कि स्कैटरिंग के बाद आसमान तो नीला दिखता है जबकि बादल सफ़ेद दिखते हैं। वही रीज़न है, एक अलग तरीके से स्कैटरिंग हो रही है, एक अलग तरीके से स्कैटरिंग हो रही है। मतलब ये पार्ट है इलास्टिक और इन इलास्टिक स्कैटरिंग का, जिसको स्कैटरिंग में ही ढंग से डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे हम इतना समझें कि द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स गिव टिंडल इफेक्ट, सही है। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, ये भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेनबो के बारे में। प्राइमरी रेनबो इज ब्राइटर देन सेकेंडरी रेनबो। रेनबो हमने सबने देखा है, बहुत ही कलरफुल फिनोमेना है नेचर का। और रेनबो में क्या होता है कि जब रेन आ रही हो उसी टाइम आपके पीछे से अगर सनलाइट आ रही हो तो कभी कभार आपको रेनबो देखने को मिलता है, जिसमें 7 कलर का स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। और ये 7 कलर का स्पेक्ट्रम क्यों बनता है? क्योंकि रेनबो एक ऐसा प्रोसेस है, रेनबो का बनना, जिसमें रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्रैक्शन, उसके अलावा डिस्पर्जन होता है। तो ये सारी चीज़ें जब कंबाइंड होती है प्रॉपर लाइटिंग के साथ, तब आपको रेनबो देखने को मिलता है। होता क्या है कि 2 तरह के रेनबो बनते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। हम जनरली एक ही रेनबो को देख पाते हैं क्योंकि उसकी इंटेंसिटी दूसरे वाले रेनबो से ज़्यादा होती है। तो जिसको हम देख पाते हैं वो होता है प्राइमरी रेनबो। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है प्राइमरी रेनबो इज ब्राइटर देन सेकेंडरी रेनबो, बिल्कुल सही बात है। ब्राइटर बोल लो, मोर इंटेंस बोल लो, या इसको बोल लो कि थोड़ा सा कम इंटेंस होता है सेकेंडरी वाला, एकदम करेक्ट है। अब हम देखते हैं ऐसा क्यों। देखो रेनबो में बनाता हूँ यहाँ पर 2 तरह के रेनबो। रीज़न को हम बाद में पढ़ेंगे, इससे मैच कराएंगे हम कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा। ये रेन ड्रॉप है, रेन ड्रॉप को मैंने परफेक्ट स्फेयर माना, स्फेरिकल टाइप का। और यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ कि रे आ रही है, सन रेज ऐसे आई यहाँ पे, और यहाँ पे है एयर, और यहाँ पे वाटर यानी कि डेंसर मीडियम है। तो 2 कलर ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे जब रे जो है एयर से डेंसर मीडियम यानी कि वाटर में जाएगी, तब क्या होगा? उसमें रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन मतलब डेंसर टू रेयर टू डेंसर, नॉर्मल के पास आएगी। थोड़ा सा डिस्पर्शन टाइप का होगा यहाँ पर कि रेड कलर की लाइट तो थोड़ा सा कम मुड़ेगी, ये मुड़ी, और वॉयलेट कलर की लाइट ज़्यादा मुड़ेगी। ये आपको पता है ऐसा क्यों होगा?
क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर लेस देन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर। तो वॉयलेट कलर ज़्यादा मुड़ेगा, रेड कलर कम मुड़ेगा। वॉयलेट या ब्लू हम बोल रहे हैं, वॉयलेट पेन मेरे पास नहीं है। उसके बाद क्या होगा, अगर ये सीधी निकल जाती यहीं से तो हमें रेनबो दिखता ही नहीं। हम तो यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से सनलाइट आ रही है ऐसे सब जगह। ऊपर होगा सन, इतना नीचे तो नहीं होगा, उससे थोड़ा गलत बन गया। सन ऊपर होगा इसलिए ऊपर से सनलाइट आ रही है। कई बार नीचे से भी थोड़ा आ जाएगी, अभी उसको हम देखेंगे। तो यहाँ से जो लाइट आ रही है हम यहाँ से देख रहे हैं, अगर ये निकल गई सीधा तो हमें रेनबो थोड़ी दिखेगा। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट लगता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। उसकी वजह से क्या होगा कि जब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे लाइट इंसिडेंट होगी तो वापस इसी मीडियम में मुड़ जाएगी और ये वॉयलेट कलर यहाँ रिफ्लेक्ट होगा, मुड़ेगा, और रेड कलर यहाँ मुड़ेगा। उसके बाद वापस डेंसर टू रेयरर जा रही है, मतलब अब ये नॉर्मल से दूर जाएगी। तो रेड कलर ये दूर गया और वॉयलेट कलर थोड़ा ज़्यादा दूर गया क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। तो ये तो है प्राइमरी रेनबो। कितनी बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ? एक बार यहाँ रिफ्लेक्ट हुई। और कितनी बार रिफ्रैक्शन हुआ? नॉर्मल 2 बार, एक बार तो जाते टाइम, एक बार आते टाइम। 2 बार रिफ्रैक्शन, 1 बार रिफ्लेक्शन। अब मैं बात करता हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली लाइट की। यहाँ पर इसकी सेकेंडरी रेनबो की, यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप खुद देखें, ये यहाँ जाके फिर से अगर हमने मोड़ दिया तो हमें थोड़ी ना दिखेगा, ये तो पता नहीं एलियन को जाके दिखेगा। हमें दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा प्रोसेस बदलना पड़ेगा। लाइट इस बार यहाँ जा रही है ऐसे, ये ऐसे गई तो अब मुड़ेगी, नॉर्मल के पास जाएगी ऐसे। ये देखो नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ मैं इसका, ये ऐसे जा रही है, ये हुआ इसका नॉर्मल, इसको जाना था सीधा, अब ये मुड़ेगी नॉर्मल के पास, ये मुड़ी इधर, और रेड वाली मुड़ेगी थोड़ा सा कम, ये मुड़ी। वॉयलेट ज़्यादा मुड़ी, रेड कम मुड़ी। अब यहाँ पे होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये गई यहाँ पर ऐसे और ये हुआ यहाँ पर ऐसे, कम मुड़ी ना। उसके बाद फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फर्स्ट था, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सेकंड। ये गई ऐसे और ये गई ऐसे। उसके बाद ये बाहर आएगी, जाना ऐसे था इसको, लेकिन ये नॉर्मल से दूर जाएगी। ये मैंने कुछ ज़्यादा ही कम मोड़ दिया ऐसा लग रहा है ऊपर, तो ऊपर ही चली जाएगी ये कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं कि सारी नीचे जाती, कुछ तो ऊपर भी जाती है। मैंने ऊपर वाली ड्रॉ कर दी, ये इधर मुड़ी और ये इधर मुड़ी। तो जो इधर आ रही होगी वो बाहर हमें ऐसे दिखेगी और ये वाली ऐसे दिखेगी। यहाँ हम देख पा रहे हैं ये हमारी आईज है और यहाँ भी हमारी आईज है। तो इस प्रोसेस में 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, 2 बार इंटेंसिटी लूज करा इसने और फिर हमें मिल रही है। यहाँ पर 1 बार इंटेंसिटी लूज हुई और हमें मिल रही है, इसलिए ये ब्राइटर होगा और ये थोड़ा फेंटर होगा। देखते हैं। द सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। बिल्कुल 1 बार, 2 बार, 3 बार, जबकि ये 1 बार ही होके वापस हमें मिल गया। अंदर ही अंदर कितनी बार हो रहा है? 1, 2, 3। ये अंदर कितनी बार हो रहा है? सिर्फ 1 बार। द सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन इज अ 3 स्टेप प्रोसेस, हेंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज रिड्यूस्ड एट द सेकेंड रिफ्लेक्शन। सेकेंड रिफ्लेक्शन, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फर्स्ट, ये सेकेंड इनसाइड द रेन ड्रॉप। बिल्कुल सही बात है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्शन वाले पार्ट से है। इसमें दिया हुआ है प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। बिल्कुल सही बात है, हम बनाते हुए आ रहे हैं कि ये कोई प्लेन मिरर है और इसमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है। कैसे? कोई भी मैं ये ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, इससे बहुत सारी रेज निकल रही है। मान लो ये कोई रेज निकली, ये कोई रेज निकली, इसके बीच में भी बहुत सारी रेज होंगी और ये जब जाके टकराती हैं तो यहाँ पे जितना एंगल इधर बन रहा है उतना एंगल इधर बनता है, ऐसे चली जाती हैं ऐसे। तो हमारी आइज़ क्या करती है? बैक ट्रेस करती है। बैक ट्रेस करने पे यहाँ पे हमें एक इमेज मिलती है जो कि मिरर के पीछे होती है, जहाँ पे सच में रेज जा नहीं सकती, इसलिए इसको इमेजिनरी इमेज बोलते हैं। इसकी खासियत होती है जितना दूर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी दूर इमेज बनती है। तो क्या दिया हुआ है? प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट
जहाँ से लाइट आती हुई लगे आपको, जस्ट पॉइंट से आती हुई लगे, उसको आप बोलोगे रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट, इमेजिनरी इमेज। इमेजिनरी इमेज क्यों? क्योंकि सच में रे वहाँ जाके नहीं मिल रही बिहाइंड द मिरर। हमारी आइज़ क्या कर रही है? बैक ट्रेस कर रही है। हमारी आइज़ बैक ट्रेस कर रही है और हमें दिखा रही है कि वहाँ पे कोई इमेज है। तो मतलब असर्शन सही है, रीज़न भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसको देखते हैं। प्लेन मिरर में फॉर्म रियल इमेज, तो ये तो बात ही कुछ अलग है। प्लेन मिरर रियल इमेज बना सकता है क्या? यहाँ में भी लगा हुआ है, हो तो सकता है, ट्राई करके देखते हैं। तो इसका रीज़न देखा हमने कि प्लेन मिरर फॉर्म्स रियल इमेज फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक प्लेन मिरर ड्रॉ करते हैं। ये हमने प्लेन मिरर ड्रॉ किया और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट जाने कहाँ रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है, उससे जो लाइट आएगी कन्वर्जिंग आती है, कन्वर्जिंग रे आती है। ऐसे ये आ रही है, ये आई, ऐसे ये आ रही है कहीं से, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट से आ रही है। तो जब ये टकराएगी तो अगेन यहाँ पे क्या होगा? वही नॉर्मल बनेगा और ये जितने एंगल से ये ऐसे सामने आके मिली। क्या ये रे सच में काट रही है एक दूसरे को? बिल्कुल सच में काट रही है। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी? रियल होगी। इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही होगी, बिहाइंड द मिरर नहीं बन रही होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्लेन मिरर में फॉर्म रियल इमेज, सही हो गया। प्लेन मिरर फॉर्म्स रियल इमेज फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये भी बिल्कुल सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो मतलब असर्शन रीजन दोनों सही और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसमें भी असर्शन रीजन दोनों सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्लेन मिरर से है। प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज विच कैन बी फोटोग्राफ्ड। यहां तक अगर हम पढ़ें कि प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज, एकदम करेक्ट है। ये क्या लिखा हुआ है? विच कैन बी फोटोग्राफ्ड। क्या वर्चुअल इमेज यानी कि जो इमेज हमारी आइज बैकट्रेस करके दिखा रही है उसको फोटोग्राफ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हम जाते हैं कहीं शादी वादी में गए, सामने मिरर है और हम कैसे दिख रहे हैं उसमें हम फोटो लेते हैं। हम उस वर्चुअल इमेज का ही तो फोटो ले रहे होते हैं। मतलब ये बिल्कुल सही बात है। सेल्फी की बात नहीं कर रहा हूँ, मिरर के सामने खड़े हुए हमारा जो रिफ्लेक्शन बन रहा है, हमारी जो वर्चुअल इमेज बन रही है, हम उसका फोटो ले लेते हैं। मतलब वर्चुअल इमेज कैन बी फोटोग्राफ्ड। ये चीज सामने जो इमेज दिख रही है आप इसका फोटो ले सकते हो यहाँ से। रियल इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर कैन बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज मतलब वो इमेज जिसमें सच में रेज काट रही है एक दूसरे को इन फ्रंट ऑफ मिरर। यहाँ पर क्या, यहाँ पे अगर आप कोई स्क्रीन रख दो, कोई कागज रख दो, उसमें आपको इमेज नहीं दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी। तो मतलब ये सही है, ये भी सही है। लेकिन क्या आपको लग रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाली बात यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज मेकअप मैन्स मिरर। जो मेकअप मैन होते हैं वो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं ताकि जब वो मेकअप वगैरह करें किसी भी सेलिब्रिटी का, तो कहीं अगर उनसे स्पॉट छूट गया हो कहीं मेकअप करने से तो उनको दिखे। क्योंकि हम जब थिएटर जाएंगे वहाँ पे जो पर्सन की साइज़ है उतनी नहीं दिखती है, हमें बहुत बड़ा दिखता है। तो अगर कहीं पे स्पॉट छोटा सा रह गया होगा उनके चेहरे पे तो वो एनलार्ज होकर बहुत बड़ा दिखेगा। तो क्यों ना मेकअप मैन पहले ही उस स्पॉट को देख ले, 5 टाइम 10 टाइम 15 टाइम बड़ा करके देख ले हैंड टू हैंड। उसके लिए क्या किया जाता है? कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। ये है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की एक खासियत होती है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को इसके फोकस के अंदर आप रखोगे, इसके फोकस के अंदर आप रखोगे तो ये बहुत ही उसकी एनलार्ज्ड इमेज बनाएगा। कैसे बनाएगा? उसका प्रोसेस ये होता है, ये जो पैरेलल रे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो टकरा के कहाँ जाएगी? फोकस में मुड़ेगी और जो पोल पे जाएगी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो हमारी आइज जब देखेगी यहाँ से तो बैक ट्रेस करेगी इसको, यहाँ पे जो है इमेज बनेगी। ये इमेज बैक ट्रेस करने से बनी है, मतलब सच में नहीं जा रही है, बैक ट्रेस करने से बनी है। और इस वजह से ये जो इमेज है वो कैसी है? इमेजिनरी। इमेजिनरी इमेज इरेक्ट होती हैं, जैसा वो पर्सन है वैसा ही दिखेगी। अब क्या दिया हुआ है कि व्हेन द फेस इज हेल्ड विद इन द फोकस, फोकस के अंदर आप रखोगे ऑफ अ कॉनकेव मिरर एन एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द फेस इज सीन इन द कॉनकेव मिरर। एकदम सही बात है, इसलिए वो मेकअप मैन यूज करते हैं। तो मतलब रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे आप समझ चुके होंगे, फोकस के अंदर मैंने इसको रखा, नॉर्मल रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो किया, पैरेलल रे जो जाएगी फोकस पे जाएगी टकराने के बाद, और जो पोल पे जाएगी वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। बैक ट्रेस किया, यहाँ पे इमेज बनी एनलार्ज, इरेक्ट और इमेजिनरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस कैन बी फोटोग्राफ्ड। देखो, वर्चुअल इमेज का क्या फोटोग्राफ लिया जा सकता है? वन लाइनर आंसर है यस, लिया जा सकता है। हम जब खुद को शीशे में देखते हैं तब हम वर्चुअल इमेज ही देख रहे होते हैं हमारी, और क्यों, जब हमारी आंखें देख सकती है तो कैमरा भी तो देख ही रहा है, और कैमरा जिस चीज़ को देख सकता है क्या फोटोग्राफ लेने से मना करेगा क्या? कैमरा दिख रही है उसमें। तो वैसे ये कि वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस बाय कॉन्वेक्स लेंस कैन बी फोटोग्राफ, यस। हम एक बार देख भी लेते हैं कि कैसी इमेज कैसी बनती है वर्चुअल। ये एक लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस, और कहाँ पे रखें हम ऑब्जेक्ट को रख दो आप फोकस के अंदर, ये हो गया फोकस के अंदर। पैरेलल रे जाएगी फोकस पे और दूसरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर वाली स्ट्रेट। जब आइज इसको बैक ट्रेस करेगी, आइज इनको बैक ट्रेस करेगी तो यहाँ जाके कहीं काटेगी, कहीं यहाँ जाके काटेगी। क्या इस इमेज को हम नहीं देख सकते? हम देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, कैमरा भी देख सकता है, कैमरा देख सकता है तो फोटो ले भी सकता है। तो यस, वर्चुअल इमेज का फोटोग्राफ लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। अब हम वापस से कॉन्वेक्स लेंस बनाया। रियल इमेज मतलब जहाँ पे सच में रेज एक दूसरे को काट रही है। वर्चुअल इमेज मतलब जहाँ लग रहा है कि काट रही है पर ऐसा है नहीं, आईज को बैक ट्रेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे आईज है, ये बैक ट्रेस कर रही है और इसको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर है, मतलब यहाँ बन नहीं पा रहा जगह की वजह से। आप समझ जाना, थोड़ा सा हिंट लग गया होगा आपको। यहाँ पे क्या होगा कि मैं रखता हूँ इसको फोकस के भी इधर, ये रहा पैरेलल रेस, ये फोकस से गई, दूसरी रेस जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी यहाँ जाके कहीं काटेगी, काट दिया, सच में बनी है, सच में कटिंग हुई है ना, मतलब रियल इमेज है, मतलब उल्टी है। और इसको आप देख सकते हो, फोटो भी ले सकते हो स्क्रीन लगा के। यहाँ कुछ रखोगे, अगर आप यहाँ कुछ रखोगे तो उस पर बनेगी, उस पर बनेगी तो स्क्रीन पे आ जाएगी, तो स्क्रीन पे ली जा सकती है और यहाँ पे इसकी फोटो ली जा सकती है। दोनों ही सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ये बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता है कि वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है ये कुछ बताया जाता, या रियल का कुछ, ऐसा कुछ है नहीं। दोनों अपने अपने आप में सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कैसा लगा आपको आज का ये सेशन? ऐसे सेशन में और भी आगे लाता रहूँगा। वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन डाउट भी आपके बहुत सारे इसमें क्लियर होंगे। फिर से मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू। और सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना इस वीडियो को।